स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हीट किसी भी रिएक्शन के दौरान रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पर करवाई जाए तो वो क्या होगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर करवाया जाए तो क्या होगा। इन दोनों के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट दी जाती है वो इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और वैसा ही वैसा कुछ हम फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम को हीट दी या ली जाती है तो वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो थर्मोकेमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री में होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही होती हैं। जब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं तो हम एंथैल्पी का चेंज देखते हैं। और यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ मैं क्या कह सकता हूं, हमारे पास होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सही है। अब क्यू क्या होता है आपके पास, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है भाई। अब सारी टर्म्स का मतलब पता है। क्यू होता है आपके पास हीट, डब्ल्यू वर्क डन, और डेल्टा यू क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब हमें पता है एज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। सही है भाई। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। तो ये क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर मैं यहां पर कहूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम जो है वो क्या रही हो, कांस्टेंट रही हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसीड हुई है तो डेल्टा वी तो जीरो बन जाएगा। और क्यू किसके बराबर, बोलो भाई, क्यू बनेगा क्यू वी। तो ये बन जाएगा क्यू वी बराबर, क्यू वी बराबर क्या होगा भाई, डेल्टा यू, पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू वी बराबर डेल्टा यू आ जाएगा। तो यहां से क्या कह सकता हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहां पर लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज एट कांस्टेंट वॉल्यूम heat change for a reaction is equal to internal energy change, is equal to internal energy change। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट चेंज होता है, मतलब या तो हीट दी जाए या हीट दी जाए, या तो हीट दी जाए या हीट ली जाए। ठीक है। दोनों ही केसेस में जो ये क्वांटिटी होती है किसके बराबर होती है इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होती है। समझ में आया। अगर मैं कहूं कांस्टेंट प्रेशर, हमने क्या लिखा, हमने लिखा इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है भाई। मैं कहूं नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं 1 नंबर इक्वेशन से Q इज इक्वल टू क्यू पी। कांस्टेंट प्रेशर पर Q क्या हो जाएगा, क्यू पी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये बनेगा भाई आपके पास क्यू पी इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। समझ में आ रहा होगा आपको शायद, है ना भाई। अब यहां से डेल्टा यू हमें पता है क्या होता है, यू टू माइनस यू वन, एज डेल्टा यू बराबर यू टू माइनस यू वन, डेल्टा वी बराबर वी टू माइनस वी वन। बोलो हाँ या ना, सही है भाई। इधर देखिए, इसके बाद ये बन जाएगा क्यू पी बराबर हीट गिवन टू द सिस्टम या फिर हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर इंटरनल एनर्जी में बदलाव प्लस प्रेशर V2 माइनस V1। कुछ नहीं किया, वैल्यूज को यहां पुट कर दिया है। ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब होगा QP बराबर डेल्टा यू और यहां पर
PV2 माइनस PV1। सही है, समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प ले लेता हूं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, पीवी बराबर एनआरटी हुआ करता है, बोलो हाँ या ना। पीवी बराबर एनआरटी हुआ करता है, तो क्या लिखूंगा, PV2 इज इक्वल टू N2RT। सही है। और यहां से PV1 क्या लिखोगे जी, PV1 इज इक्वल टू N1RT। सही है, दोनों वैल्यूज को उठा के रख दीजिए वहां पर। ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज QP बराबर डेल्टा U, यहां पर क्या लिखूंगा भाई, प्लस यहां पर लिखूंगा N2RT, और यहां पर आ जाएगा आपका PV2 की पूरी वैल्यू आ गई, और माइनस N1RT। ये क्या बनेगा, QP बराबर डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1, और पीछे क्या, RT। तो यहां से क्या आ जाएगा जी, यहां से आ जाएगा, देखिए जरा, अरे जरा देखिए तो सही, ये क्या बनेगा, ये बनेगा QP बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N इंटू RT, और ये क्या, Ng। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर रिएक्शन है तो नंबर ऑफ मोल बदलते ही नहीं है, और यहाँ पर यही QP क्या होता है, QP होता है आपका डेल्टा H। तो ये क्या आ जाएगा, QP इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है किस किस के बीच में, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में जो हीट का रिलेशन होता है उसकी चर्चा चल रही है। ये क्या है आपका, डेल्टा H आपका है QP, और ये है आपका QV। सही है भाई, ये आपका QP और वो क्या है आपका QV है। समझ में आ रहा होगा। हम यही करने चले थे, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा होगा। डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng आपके पास है, डेल्टा Ng बराबर नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सही है भाई, समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये हमने क्या सीखा दोस्तों, ये हमने सीखा कि क्या रिलेशन होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में। अब क्या ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो सकती हैं, अब बराबर होंगी तो कब होंगी, उस सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कब QP और QV क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए, कंडीशन व्हेन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, या फिर कहिए QP बराबर QV। ठीक है, पहली कंडीशन तो क्या दिखाई दे रही है, जब जो रिएक्शन है वो किस में हो रही हो। देखो पहला तो आपके सामने ये रहा, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हो रही होगी, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हो रही होगी तो डेल्टा U क्या हो, डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हो रही होगी तो डेल्टा V जो है वो 0 हो जाएगा। और आपका QP क्या हो जाएगा, आपका QP किसके बराबर हो जाएगा, QV के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में ट्रू होता नहीं है, मैं आपको बताता हूं। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस आगे लिखा है हमने P डेल्टा V। हम बोल रहे हैं अगर ये 0 हुआ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो इक्वेशन से देखने के लिए तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, वो मैं बताऊंगा अगले स्लाइड के अंदर बताता हूं आपको। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि भाई जब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बात होगी तो किसी रिएक्शन के लिए QP और QV बराबर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ये बस कहने की बात है। ठीक है, उसके बाद जब रिएक्शन किस किस के बीच में हो, सॉलिड और लिक्विड के बीच में हो, तो एक्चुअल में क्या होगा, जब सॉलिड लिक्विड के बीच में हमने लिखा QP बराबर QV प्लस डेल्टा NG/RT। जब केवल सॉलिड लिक्विड के बीच में रिएक्शन है तो नंबर ऑफ मोल तो बदलेंगे ही नहीं, ये 0 हो जाएगा।
जब केवल सॉलिड लिक्विड के बीच में रिएक्शन है तो नंबर ऑफ मोल नहीं बदलेंगे, वो जीरो हो जाएगा। और वो जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो क्यूपी है वही क्या आ जाएगा, क्यूवी आ जाएगा। सही है। मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ लिखने को, तो देखिए हमने तो देखा ही था, ये रहा भाई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जब सॉलिड लिक्विड के बीच में बात चल रही है तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एन जी जीरो होगा, क्योंकि गैसियस मोल तो है नहीं कहीं भी। ठीक है, तब ऐसा हो जाएगा। तीसरा केस क्या कह रहा है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ गैसियस मोलिक्यूल्स हों, उस केस में भी डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, जीरो। व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मोल एंड इक्वल गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो भी एनपी और एनआर बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दो गैसेस मोल रिएक्टेंट में है और दो ही प्रोडक्ट में है, तो इसके लिए भी जो डेल्टा एन जी है वो क्या होगा, 2 - 2 जो है वो जीरो हो जाएगा। और डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा यू के ही बराबर जो है वो आ जाएगा। सही है। सेम कहानी यहाँ भी चल रही है। उसके बाद नीचे इसी को कंक्लूड करके बताता है कि दोस्तों क्यूपी और क्यूवी कब होते हैं डिफरेंट, केवल जब रिएक्शन गैसियस रिएक्टेंट के बीच में चल रही हो, केवल तभी क्यूपी और क्यूवी जो हैं वो भिन्न होते हैं। इन पॉइंट को आपको समझा रहा है, एक एक लाइन में शॉर्ट में समझा रहा है, मतलब समझा तो मैं ही रहा हूं पर लिखा हुआ है आपके सामने। भाई क्यूपी और क्यूवी केवल कब बराबर होंगे, जब सॉलिड लिक्विड में है तो नंबर ऑफ मोल बदल नहीं रहे। जब नंबर ऑफ मोल नहीं बदल रहे तो क्यूपी क्यूवी या फिर डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब गैसियस रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होगी और NP नॉट इक्वल टू NR, यहाँ पर दो केस में बता रहा है, केवल दो ही केस ऐसे हैं जब डेल्टा एच डेल्टा यू जो है वो बराबर नहीं होंगे। पहला तो रिएक्शन जो है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में नहीं होनी चाहिए, मतलब रिएक्टेंट क्या होने चाहिए आपके, प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, गैसेस होने चाहिए। दूसरा क्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट के जो गैसेस मोल है वो डिफरेंट होने चाहिए। उस टाइम क्यूपी क्यूवी बराबर नहीं होंगे, मतलब क्यूपी और क्यूवी तब डिफरेंट होंगे जब गैसियस के बीच में, गैसेस रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होगी। दूसरा, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोलिक्यूल, या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ गैसेस मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होगा, तभी क्या होगा, तभी क्यूपी क्यूवी बराबर नहीं होंगे। आगे आपको और समझा रहा है। एक्चुअल में इस पॉइंट में बताना चाहता है, हीट ऑफ कंबस्टन जो है ना वो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते हैं क्लोज वेसल के अंदर। अब जब क्लोज वेसल है तो वॉल्यूम जो है बराबर हो जाती है। यहाँ पर बोलना चाह रहा है हीट ऑफ कंबस्टन को मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हीट ऑफ कंबस्टन जो हम निकालते हैं ना भाई, कोई फ्यूल कितनी हीट प्रोड्यूस करता है ये हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते हैं। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर इस डिवाइस का नाम होता है। और इसमें क्या होती है, इसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होती है, मतलब डेल्टा वी क्या होता होगा, जीरो होता होगा। और हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसा लिख रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या होता होगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर आ जाते होंगे। लेकिन यहां पर समझा रहा है आपको, नॉट एक्चुअली ट्रू, नॉट एक्चुअली ट्रू। ऐसा क्यों, बट ये सत्य नहीं है, आपको दिखाई जरूर दे रहा है पर ये सत्य नहीं है, कथ्य है पर सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज ओनली वैलिड, जो ये रिलेशन लिखा हुआ है, बिकॉज डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये केवल और केवल वैलिड है कब, वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर, ओनली वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर वैलिड नहीं है भाई, ये तो किसके ऊपर वैलिड है, कांस्टेंट प्रेशर पर वैलिड है। कैसे भाई, कैसे कह रहे हो सर, क्या कहना चाहते हो? देखो भाई, हम ऐसा लिख रहे थे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, सही है। कांस्टेंट प्रेशर की जब चर्चा करते हैं तो हमारे पास बनता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू
प्लस पी डेल्टा वी, सही है। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं ना, जैसा यहां बात कर रहा हूं, तो ये वैलिड ही नहीं होता, क्योंकि आपने तो कांस्टेंट प्रेशर वाले रिलेशन में कांस्टेंट वॉल्यूम घुसेड़ दी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। दोस्तों ये लगेगा ना यहाँ, तो ये तो यहाँ लगेगा, ये तो गलत लगा दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब होगी तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा दोस्तों, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा, और जब कांस्टेंट प्रेशर की चर्चा होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, यूज होगा। जब कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये यूज होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, तो डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना भाई। तो ये पहले वाले पॉइंट को भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अगर रिएक्शन क्लोज वेसल में होती है ना, यहां ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगले पेज पर मैंने इस पॉइंट को समझाया हुआ है, यहां पर लिखा भी यही हुआ है। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज द रिलेशन डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होल्ड गुड ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो रिलेशन है ये केवल और केवल कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही सही होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये रिलेशन वैलिड ही नहीं होता है। समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी होती है, नाम से पता चल रहा होगा, जब कोई एक बॉन्ड बना होगा किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम्स के बीच में, एक जब बॉन्ड बनता होगा, उस बॉन्ड के बनने के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं भाई, जब आइसोलेटेड गैसेस एटम, जब दो एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर हैं, उनके बीच में जब एक बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनने के दौरान जितनी भी एक बॉन्ड, बल्कि यहाँ पर 1 मोल बढ़िया वर्ड रहेगा, जब 1 मोल बॉन्ड बनते हैं, 1 मोल बॉन्ड बनते हैं गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के बीच में, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। या फिर 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मॉलिक्यूल जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर है, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड गैसेस मतलब क्या, उसके आसपास और कुछ नहीं, वो अकेला ही पड़ा हुआ है इस दुनिया के अंदर, और वो आपको उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड उसको तोड़ना है, 1 मोल बॉन्ड्स को तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से 1 मोल बॉन्ड बनने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी, या तो वो कहिए या फिर आप ये कहिए कि भाई आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में जब कोई मॉलिक्यूल है और उसके बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, द बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड एटम्स प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। जो आइसोलेटेड एटम्स हैं वो गैसियस स्टेट में ही होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको जो एटम्स वो किस में लेने होंगे, गैसियस स्टेट में ही लेने होंगे। मतलब जब आपको कार्बन सॉलिड में देगा ना, तो सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन देनी होगी, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate 1 mole of bond present between atoms in the gaseous molecule। सही है। अब आगे लिखता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फीचर। पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि भाई जैसे डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, क्लोरीन है, Cl2 है, आयोडीन है, I2 है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वही क्या होती है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होती है, क्योंकि इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। तो जितनी एनर्जी बॉन्ड बनने के दौरान उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी बॉन्ड को डिसोशिएट करवाने के लिए। एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दोस्तों, है। लेकिन आपको आगे वाले में ये समझ में आ जाएगा कि बाकी में पॉलीएटॉमिक में ऐसा नहीं होता। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल में वही क्या हो जाती हैं, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एनर्जीज हैं दोस्तों वही क्या होती हैं, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज भी होती हैं। वही क्या होती हैं,
वही आपकी बॉन्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। जैसे कौन से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भाई, जैसे ये बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर CH3Cl हो गया, जैसे CH2Cl2 हो गया, जैसे CHCl3 हो गया। अब वो इन तीनों का ही मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, सही है, और यहाँ भी आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है आपका क्लोरीन है। यहाँ पर क्या है भाई, टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर है, मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी क्लोरीन है, और ये क्या है, क्लोरीन है, सही है। अब आगे देखते हैं भाई, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऐसा ही बनाते हैं भाई। एक्चुअल में इन तीनों ही मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सेम नहीं होगी। जब जब इस कार्बन और क्लोरीन के बीच को के बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा तब कुछ और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब इसको किया जाएगा तब कुछ और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब इसको किया जाएगा तब कुछ और एनर्जी की जो है वो क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। मैं यहाँ पर आपको दूसरी फीचर बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, ऐसा ही आपको वहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई देगा। ये कहना चाहता है कि भाई इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज नॉट सेम when present in different type of compound। मतलब जब एक तरह का बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड में पाया जाता है तो उस केस में भी उस एक तरह के बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है या फिर डिसोसिएशन एनर्जी है वो सेम नहीं होती। क्योंकि हम यहाँ चर्चा तो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की ही कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि भी CH3Cl में अलग डिसोसिएशन एनर्जी है, CH2Cl2 में अलग है, और CHCl3 में क्या है, अलग है। हालांकि बात हम कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसी की कर रहे थे तीनों ही केसेस में। नेक्स्ट बात कर रहा है आपके सामने, जब एक ही मॉलिक्यूल या फिर एक ही कंपाउंड के अंदर एक तरह के जो बॉन्ड होते हैं ना, उनकी भी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सेम नहीं होती। यहाँ पर क्या कहना चाहता है, थर्ड पॉइंट में समझाना चाहता है कि भाई ये तो अलग अलग कंपाउंड हो गए, सेम तरह का कंपाउंड, जैसे क्या, CH4। ठीक है, अब CH4 में क्या है, यहाँ हाइड्रोजन, अब यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ऐसा ही है भाई। देखो ऐसे बना देते हैं, है ना, ऐसा बना देते हैं भाई, ऐसा भी बना देते हैं भाई, सही है। अब यहां पर मैं क्या बात करता हूं, पहले तो क्या होगा, पहले तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद कुछ ऐसी कहानी बनेगी, यहां पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। मैं मानकर चल रहा हूं, किसी को भी मान लो, पहले यहाँ हाइड्रोजन है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो हर बार बॉन्ड तो कौन सा ब्रेक हो रहा है, हर बार जो बॉन्ड है वो तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही ब्रेक हो रहा है, लेकिन हर बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है या फिर जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम नहीं होगी। मतलब इसकी जो डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी है ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, और ये इसके बराबर नहीं है। तो फिर सर निकालेंगे कैसे, ये तो बता दो। मतलब अभी तो हम कह रहे थे कि भाई एक मोल बॉन्ड जब बनता है आइसोलेटेड गैसेस एटम के बीच में, उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, पर निकल तो नहीं रहा क्योंकि सब कुछ तो अलग आ रहा है। ऐसे केसेस का तो कोई भी सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन ऐसे केसेस का सॉल्यूशन है। ऐसे केसेस को हम फिर हेस्लो कह लीजिए या फिर कुछ और दूसरे तरीके से निकाले तो पर निकल जाता है, इनका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी कर लेते हैं। पहला ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए होगी, दूसरे के लिए कितनी, तीसरे के लिए कितनी और चौथे के लिए कितनी। जैसे अगर मैं कहूं इसके लिए एनर्जी E1, इसके लिए E2, इसके लिए E3 और इसके लिए E4, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यही बन जाएगा भाई, डिवाइड बाय। सही है भाई, इसे क्या कहेंगे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे लिखा जा सकता है। यही बता रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, एक ही तरह का बॉन्ड
एक कंपाउंड में भी सेम नहीं होती। एग्जाम्पल है CH4 में बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट इक्वल। दीज वैल्यूज आर 427, 439, 452 और 347। ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं? एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज क्या होगी इस केस में? ये होगा देखो 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की CH4 मॉलिक्यूल में, CH4 के अंदर जो है वो आ जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको? सही है भाई, समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको पहला केस भी बताया, डायटोमिक में ऐसा होता है। पॉलीएटॉमिक में अगर कंपाउंड अलग अलग है तो अलग अलग ही आनी है, और सेम तरह के कंपाउंड में भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिफरेंट ही आती है, सेम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में कैसे काम आता है? एक और बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, मैं आपको पहले ही यहाँ बता देता हूँ कि भाई जब हम इस केस में यहाँ पर हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, ये क्या होता है भाई? ये होता है समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पहले आते हैं और समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बाद में आते हैं भाई। जनरली तो क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर मान लो आपको कोई रिएक्शन दी गई है और आप उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स का, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया गया और आपसे क्या पूछा है? एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन पूछ रहा है, तो आपको क्या बताना है? आपको बेसिकली क्या करना है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी को जोड़ना है और उनको प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी में, उनमें से प्रोडक्ट की जो बॉन्ड एनर्जी है उसको घटा दे। एंड Cl2 240 per mole respectively and is minus 91 किलोजूल पर करते हैं। सही है। अगर हमें HCl की एंथैल्पी दी हुई है तो मैं क्या कह सकता हूँ? फॉर्मेशन रिएक्शन क्या रहा होगा? 1/2 H2, ये गैसीय स्टेट में रहा होगा, प्लस 1/Cl तरीके से तो इससे क्या बनेगा? HCl बन जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl। इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? ये क्या है? इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कौन है? बॉन्ड एनर्जी वो रहा आपके पास -91, ये आएगा -91 बराबर EHH कितना है? EHH H2 की और Cl2 की EHH दिया गया है 430 EHH ये दिया गया है 430 किलोजूल पर मोल। सही है भाई। उसके बाद ECl कितना देगा? Cl की 242 दी है, तो ECl 242 किलोजूल पर मोल। सही है, 242 किलोजूल पर मोल। देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा HH 430 है, 430 डिवाइड बाय 2 प्लस 242 डिवाइड बाय 2 माइनस EHCl। तो EHCl कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 430 बाय 2 215 प्लस ये बन जाएगा 121 प्लस 91।
जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा इसका देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 1 6 और 1 7, यहाँ पर और क्या बनेगा 7 बना है, उसके बाद 9 2 11 और एक 12, 2 आ जाएगा, 2 और एक 3 एक 4, 427 किलो जूल पर मोल। तो दोस्तों ये था आपके पास बॉन्ड एनर्जी के डाटा से कैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, 2-3 मेथड और होते हैं, पर हम इसी मेथड से हमने कर लिया, बाकी मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका वीडियो जरूर देखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।